हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो जो है एक रिवीजन के तौर पे बनाया जा रहा है। जो लोग बिहार स्पेशल को पढ़ चुके हैं वो इसके माध्यम से अपना रिवीजन कर सकते हैं। खासकर ये वीडियो उनके लिए बनाया जा रहा है जो कि बीपीएससी यानी कि जो बिहार शिक्षक वैकेंसी आई है उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो एडिटोरिया का बिहार तथ्य संग्रह के द्वारा बनाया जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। देखो, सामान्य परिचय में यानी कि बिहार का सामान्य परिचय है ये। इसका नामकरण 12वीं सदी में हुआ था ना। यानी कि नामकरण का मतलब इसका जो नाम पड़ा है बिहार, वो कैसे पड़ा, इसका कारण ये है कि यहाँ पे बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। बिहार में बौद्ध अनुयायी जो थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो थे, इनके प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था। तो इसमें बिहार में जो है बिहार, एक है बिहार और एक है विहार। तो विहार में बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करते थे अपना और निवास करते थे, यानी कि रहते थे। तो इसी से जो है विहार शब्द से बिहार शब्द का गठन हो गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़, बस सिर्फ आप जानने के लिए ये चीज़ रख सकते हो। एग्ज़ाम में तो वैसे ये चीज़ नहीं आने वाली है। अब देख लेते हैं हम बिहार का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो जैसा कि हमको पता है कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है और देशांतरी रेखा क्या होती है। यानी कि ग्लोब पर जो पड़ी हुई रेखाएं हैं उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं और जो लंबवत रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो बिहार की स्थिति अक्षांश रेखा पे अगर हम देखें, ये बिहार का मैप है जो कि चतुष्कोणीय मैप है इसका बिहार का। अब यहाँ से देख लेते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ तक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो है नॉर्थ और नॉर्थ, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि इसका जो बिहार का विस्तार है, बहुत से लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे कि ऐसे लगा देंगे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड साउथ से लगा देंगे वो। अगर ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि साउथ और फिर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, तो बहुत से लोग क्या काम करेंगे कि यही ऑप्शन सही मान लेंगे, जबकि ये ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है, यानी कि उत्तर से ही स्टार्ट होता है और उत्तर में ही समाप्त होता है ना। अब इसका देशांतरी विस्तार देख लो। देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से, यानी कि पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक है इसका विस्तार। ये बात याद रखने वाली है। यहाँ पे मैं इसको जोर दे के फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है और ये ईस्ट है और ये भी ईस्ट है। ठीक है। राज्य की आकृति की अगर मैं बात करूँ, राज्य की आकृति कैसी है। राज्य की आकृति देख लो, आयताकार है। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं, सीधे सीधे जो प्रश्न में पूछे जाएंगे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार बनाने की घोषणा की गई। ये जो है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई। अब इस बिहार प्रांत के अंतर्गत उस टाइम में उड़ीसा भी आता था ना, जो कि 1936 में जाके उड़ीसा को फिर से अलग कर दिया गया 1 अप्रैल 1936 को। हालांकि ये आगे चीज़ ये दी हुई है, देख लो आप लोग फिर से। तो यहाँ से हमको एक फैक्ट ये पता चला कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई ना। अब ये आपको पता है दिल्ली दरबार कैसे हुआ, क्या हुआ। यानी कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो उसी बंगाल विभाजन को समाप्त करने के लिए एक दिल्ली दरबार बुलाया गया, जिसमें इंग्लैंड के जो महाराजा थे यानी कि जॉर्ज पंचम,
वो यहाँ पर आए थे ना। तो जो भी है आगे देख लो आप लोग, फटाफट रिवीजन का टाइम है ये, तो रिवीजन हम लोग करते हैं। अब देखो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार यानी कि उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। ठीक है, यानी कि 22 मार्च, अब यहीं से देख लो, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत बना। और बिहार प्रांत में अभी हमने बताया कि बिहार प्रांत में उड़ीसा भी शामिल था। तो यहाँ 22 मार्च ये याद रखो, क्योंकि ये 22 मार्च जो है ये बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि 22 मार्च ये है ना, 22 मार्च, 22 मार्च सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत का गठन हो गया ना, यानी कि 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार प्रांत बना उसमें उड़ीसा भी, आज का उड़ीसा भी शामिल है। अब अगला देखेंगे 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को फिर क्या हुआ, बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए, यानी कि बिहार को अलग राज्य बना दिया गया, उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया। फिर अगला देखेंगे, ये देखो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ, यानी कि अभी तक का लास्ट विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। इस टाइम में क्या हुआ, इस टाइम में ये हुआ कि झारखंड को एक नए राज्य के रूप में बना दिया गया ना। और इसमें कितना एरिया गया, बिहार का कितना एरिया गया, 46% एरिया बिहार का चला गया। और झारखंड जो है ये भारत का 28वां राज्य बन गया। हालांकि इसके बाद भी 2014 में भी एक राज्य का गठन हुआ तेलंगाना का, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के बना था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख लो यहाँ पे वही सेम चीज़ आ गई, ये देखो बिहार स्थापना दिवस। अभी उन्होंने बताया ना 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत बना था, तो इसी 22 मार्च को ही हम मनाते हैं कौन सा दिवस, बिहार दिवस, बिहार का स्थापना दिवस। अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि जो बिहार है, जैसे बिहार चतुष्कोणीय आकृति का है, मान लो ऐसे ही बना देते हैं बिहार, सीधा सीधा ये मान लीजिए ये बिहार है, चतुष्कोणीय आकृति है इसकी, या फिर आयताकार आकृति है इसकी बिहार की ना। तो ये इसकी जो लंबाई है, यानी कि ऐसे ऐसे बिहार कितना है, सीधा सीधा मतलब लंबवत इसकी अगर देखें, या फिर हम कह सकते हैं अगर भूगोल की दृष्टि से देखें, जियोग्राफी के टर्म में देखें अगर, तो यहाँ पे ये 345 किलोमीटर है। और अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार इसका कितना है, 483 किलोमीटर ना। तो बस इसी का मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिल जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे क्षेत्रफल निकालना है तो हमको सबको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये लंबाई हो गई 345 और ये चौड़ाई होगी 483, इसी का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कुल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है ये बिहार, 2.86% ना। अब भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये बिहार है। अब पहला दूसरा समझ लो, पहला दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, पहला तो है राजस्थान, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे कौन सा है, उत्तर प्रदेश ना। ऐसे ही करके 12वें नंबर पे बिहार का नंबर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से ना। अब यहाँ देखो इसकी कुल जनसंख्या, मतलब बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452 ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। हालांकि ये आंकड़ा तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो इसके नीचे है ये ज़रूर पूछ सकता है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है परसेंटेज में, भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार की जनसंख्या है। यानी कि भारत में जितनी जनसंख्या, मान लो भारत में अगर मैं अनुमान क्या 140 करोड़ की जनसंख्या में, हालांकि अब 140 करोड़ है, पहले तो 121 करोड़ मानी जाती थी भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार, तो उसका 8.60% क्या है, बिहार की जनसंख्या है ना। और जनसंख्या के मामले में बिहार किस नंबर पे आता है, जनसंख्या के मामले में बिहार जो है
तीसरे नंबर पे आता है, जो कि देखो नीचे दिया है, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। भारत का तीसरा बड़ा राज्य, अब देख लो यहाँ से जनसंख्या के अनुसार ना, ये देखो भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार। अब पहले दूसरे कौन कौन से? पहला उत्तर प्रदेश, जो कि बिहार से सटा हुआ ही है, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र हो गया। और तीसरे नंबर पे खुद ही कह रहा है, इसका जो है तीसरे नंबर पे भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? बिहार ना। अब देखो लंबाई हमने बताई थी ना, लंबाई कितनी है? 345 उत्तर से दक्षिण ना। चौड़ाई कितनी है? 483 ना। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी? 173 फीट। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आएगा नहीं, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। औसत वर्षा कितनी होती है यहाँ पे? 112 सेंटीमीटर। वर्षा को सेंटीमीटर में मापते हैं ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इसका प्रशासनिक विभाजन देख लो। प्रशासनिक विभाजन में क्या है? प्रशासनिक विभाजन में देखो इसके जो मंडल है, मंडल कितने हैं? 9 मंडल है। हालांकि आगे सारे मंडलों को हम बताएंगे, इसी में है सब कुछ, कितने मंडल है, कौन कौन सा मंडल है, सब कुछ बताया जाएगा। तो मंडल कितने ऐसे अभी याद रखो सीधा सीधा कि 9 मंडल है ना। जिला कितना है? जिला 38 है। और 38वां जिला कौन सा है? अरवल। अरवल किसको काट के बनाया गया है? ये जहानाबाद एक ज़िला है, इसी को कट करके अरवल ज़िला बनाया गया है। और अभी कितने ज़िले हैं टोटल? 38 ज़िले हैं, और 38वां ज़िला कौन सा बना है? अरवल बना है। आगे देखते हैं अनुमंडल क्या है? 101। प्रखंड सह अंचल कौन सा है? कितना है? 534। पंचायतें कितनी हैं? 8067। नगर निगम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नगर निगम 19 है। और 19वां नगर निगम कौन सा बना है? सहरसा बना है। नगर परिषद कितने हैं? 88। नगर पंचायतें कितनी हैं? 154। आगे देखेंगे, देखो बिहार की विधायिका के बारे में देख लेते हैं। बिहार की विधायिका देखो क्या कहता है यहाँ। बिहार की विधायिका, यहाँ पे पुलिस जिला भी है कुछ, 2 जिला ना, पुलिस जिला भी कुछ है यहाँ पे। देखो बिहार की विधायिका पुलिस जिला 40, यानी कि 38 तो सीधे सीधे ज़िले हैं, और बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है ना, यानी कि 40 ज़िले। बिहार द्विसदनीय मंडल है, यानी कि यहाँ पे 2 सदन है। एक है जैसे कितने राज्यों में 2 सदन है? अभी लगभग 6 राज्यों में 2 सदनों की व्यवस्था है ना। कौन कौन से? एक तो मान लो बिहार ही हो गया ना। जैसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा जो है द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य नहीं है। यानी कि द्विसदनीय का मतलब कि एक तो है विधानसभा ना, दूसरा है विधान परिषद ना। तो 2 सदन किस किस राज्य में है? 2 सदन ना, एक तो उत्तर प्रदेश में ही है, दूसरा बिहार में है 2 सदन, और तीसरा कर्नाटक में है, आंध्रा में है, और तेलंगाना में है ना, 2 सदन। और एक राज्य और कोई सा था, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। एक राज्य कौन सा और है? आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, ये चीज़ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। हालांकि 5 तो मैंने बता ही दिया। उत्तर प्रदेश में एक है, एक तो बिहार में है, एक कर्नाटक में है, एक आंध्रा में है, एक तेलंगाना में है। एक जो बच रहा है आप लोग कमेंट में बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो द्विसदनीय व्यवस्था के बारे में समझ में आ गया। एक विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी। अब विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243। अब विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75। सीधा प्रश्न आएगा कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है ना। यानी कि इतने विधायक लड़ते हैं बिहार से, और इतने MLC होते हैं बिहार के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि 75 ना। इनका सीधा सीधा जनता जो है निर्वाचित करती है, यानी कि चुन के भेजती है, निर्वाचन नहीं, इनको चुन के भेजती है जनता ना। और इनका जो विधान परिषद वाले लोग हैं, इनका निर्वाचन होता है, या फिर इनको विधायक चुन के भेजते हैं, और राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं, जो भी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब यहाँ पे देखते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है 16। सीधा आपसे प्रश्न पूछेगा डायरेक्ट। क्या प्रश्न पूछेगा भाई बताओ, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा की बात कर रहे हैं तो 243, 243, 243 ना। और बिहार विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है 75 यानी कि 75। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 40, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है 16। अब इसके बाद जो फैक्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो यहाँ से इसके बाद जो फैक्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में सीटों की संख्या मैंने बता दिया 16 है, विधानसभा में मैंने बता दिया 243, और विधान परिषद में 75, और लोकसभा में 40। अब देखो यहाँ से ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। कुल जितनी सीटें यानी कि 243 में 40 सीटें आरक्षित है। अब सीटें आरक्षित क्यों होती हैं, सीटों को आरक्षित क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है सीटों को आरक्षित? एक आपको पता होगा कि एक जो है ब्रिटिश काल में 1909 में, याद होगा आप लोगों को 1909 में क्या हुआ है। 1909 में एक जो है अलग निर्वाचन से संबंधित एक प्रावधान आया था जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, मतलब जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है ना, वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़ा होगा हमेशा ना, और मुस्लिम ही जीतेगा। हालांकि जब खड़ा मुस्लिम होगा तो मुस्लिम ही जीतेगा, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही सेम टू सेम एक ऐसे मतलब दलितों के लिए भी एक आया था निर्वाचन का तरीका, कि मतलब जो दलित वर्ग हैं जो है इनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करनी चाहिए ना। तो गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। विरोध करने का कारण ये था कि मतलब अंग्रेज ये चाहते थे कि अभी तो हमने मुस्लिमों को अलग कर दिया है मुस्लिम निर्वाचक मंडल बना के, अब हम दलितों को भी इसी माध्यम से अलग कर देंगे, साइड कर देंगे, किनारे कर देंगे। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों को तोड़ना चाहते थे। मतलब भारत की जनता को जो एक मतलब संगठित थी भारत की जनता, इसको ये तोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर रहे थे। तो गांधी जी ने इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। हालांकि उस टाइम गांधी जी जो है आई थिंक जेल में थे, तो वहाँ पर इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। इनके द्वारा ये कहा गया कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके सपोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, लेकिन हालांकि वो कुछ समय के बाद मान गए इस चीज़ को कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी है चलो छोड़ो उसके लिए। हाँ, तो फिर इसीलिए जो है ये जो मतलब आरक्षित सीटों की व्यवस्था जो हुई ना, इसी जो मतलब निर्वाचक मंडल की अलग व्यवस्था कर दी जाती थी, इसको हटा दिया गया कि भाई निर्वाचक मंडल की अलग व्यवस्था मत करो, आप ऐसा कर लो कि इनके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दो। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया सीटों को आरक्षित करने वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे तो बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है 40। अब देखो विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल 243 ना, इसमें से 40 हो गई आरक्षित। अब 40 आरक्षित हो गई तो कुछ एससी के लिए है, कुछ एसटी के लिए है। अब एसटी के लिए कितनी सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है ना। अनुसूचित जनजाति के लिए ये बात ध्यान रखो 2 है। अब कौन कौन सी है, एक कटोरिया है, एक मनिहारी है। कटोरिया जिस कटोरे में आप चाय पीते हो सुबह सुबह, उसको समझ लो कटोरिया, और मनिहारी ना। ये पूछ सकता है क्योंकि ये 2 है ना, इससे पूछ सकता है कि भाई अनुसूचित जनजाति के लिए जो बिहार में विधानसभा की 2 सीटें जो आरक्षित की गई हैं ये कौन सी हैं। तो एक है आपकी कटोरिया, एक है मनिहारी, बराबर। अब चलो अब देखो, ये तो विधानसभा की बात हो गई, और विधानसभा की बात हो गई। कितनी सीटें हैं टोटल सीटें 40 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया याद रखना, कटोरिया और मनिहारी, ठीक है। अब देखो अगला, देखो अगला कौन सा आता है, ये देखो लोकसभा। अब तो विधानसभा खत्म ना, विधानसभा हो गया, विधानसभा का काम खत्म। अब लोकसभा की बात करो। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या ना कितनी है 6 ना। लोकसभा में अनुसूचित जाति, याद रखो ये टर्म याद रखो, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है
6। इसमें कौन सा है? गोपालगंज। गोपालगंज आपको पता है कि ये जो है पश्चिमी बिहार का एक ज़िला है गोपालगंज ना, और ये जो है उत्तर प्रदेश से बॉर्डर भी शेयर करता है। हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई। जमुई पता है? जमुई किसे बॉर्डर शेयर करता है? झारखंड से बॉर्डर शेयर करता है जमुई। गया भी इसी से करता है। अब सासाराम, आपको बताना है कि सासाराम, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि सासाराम, यहाँ पे एक स्मारक स्थल भी है ना शेरशाह सूरी का ना, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था ना। तो अब आप लोगों को ये बताना है कमेंट करके कि सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है, अब ये बताना है कि ये किस ज़िले में पड़ता है, सासाराम किस ज़िले में है। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से? एक गोपालगंज, एक हाजीपुर, एक समस्तीपुर। देखो दो तो पूर्व वाले हैं, एक गोपालगंज, एक गोपालगंज को साइड कर दो, गोपालगंज तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। हाजीपुर, समस्तीपुर 2 हो गए। जमुई 3, ये झारखंड से साझा करता है सीमा। गया ये भी झारखंड से सीमा साझा करता है। और सासाराम को बताना है कि ये बिहार के किस जिले में पड़ता है। ठीक है, तो 6 आरक्षित सीटें हैं किसमें? लोकसभा में। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो राज्य की चौहद्दी देख लो। राज्य की चौहद्दी का मतलब सीमा, यानी कि राज्य कैसे कैसे फैला हुआ है। देखो उत्तर में नेपाल ना, यानी कि बिहार। जैसे देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये देखो जैसे ये मान लो, ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग, ये बिहार है ना, चतुष्कोणीय आकृति है या फिर आयताकार आकृति है, जो कुछ है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को पता होगा, ये है, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं उत्तर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ जैसे ये बिहार है, यहीं पे हम बना लेते हैं ऐसे ना। अब ये पता चल गया ना, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है ना। तो उत्तर में कौन सा पड़ता है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उत्तर में, यानी कि बिहार के उत्तर में यहाँ पे कौन सा देश है? एक, यानी कि नेपाल है, नेपाल पड़ता है। थोड़ा सा कट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे कौन सा है? नेपाल। और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे झारखंड, जो कि 2000 में अलग हुआ। यहाँ पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे क्या है? इस साइड में अपना वही पश्चिम बंगाल ना, पश्चिम बंगाल। चलो ठीक है, ऐसे समझ लो आप। बस लिखा ना समझ में आए तो आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है आप लोगों को, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया। उत्तर में कौन सा? एक सेकंड, ये क्या है यार? हाँ देखो, उत्तर में नेपाल पड़ता है ना। मान लो बिहार यही है, बिहार के उत्तर साइड में यहाँ पे नेपाल ना, यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल ना। अब देखो ये जो नेपाल है ना, नेपाल से बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं ना? नेपाल से बिहार के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। अब इसको याद करना है एक लाइन से, एक सीरियल से। कौन सा सीरियल कैसे बनेगा? यहाँ देखो ये है, अगर यहाँ मान लें हम, यहाँ पश्चिमी चंपारण आ जाएगा, यहाँ पे पूर्वी चंपारण आ जाएगा। तो 2 तो चंपारण के नाम से ही समझ में आ गया ना, एक पूर्वी चंपारण, एक पश्चिमी चंपारण, 2 तो चंपारण के नाम से। याद करना है इस चीज़ को अभी तुरंत ना। यहाँ पे है पूर्वी चंपारण, यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, 2 चीज़ क्लियर। चंपारण याद रखो, नहीं याद हो रहा है तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन याद रख लो, 1917 वाला ना। गांधी जी का चंपारण आंदोलन याद रख लो, चंपारण से अब इसी में पूर्वी और पश्चिमी लगा दो बस ना। 2 जिले तो सीधे सीधे याद हो गए आपको अभी तुरंत। यानी कि यहाँ पे अब बिहार की चौहद्दी, मेरा मकसद है कि बिहार की चौहद्दी तुरंत की तुरंत आप लोगों को याद हो जाए ना। अब देखो चंपारण नहीं याद हो रहा है तो चंपारण आंदोलन सब लोग पढ़े हैं, 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी जी वाला ना, जो 3 कठिया नील की खेती से संबंधित था ना। राजकुमार शुक्ल वाला, जिसको राजकुमार शुक्ल ने बुला के गांधी जी को मतलब आमंत्रित किया था कि यहाँ पे आइए और इस हमारी परेशानी को दूर कीजिए ना। तो वही वाला चंपारण आंदोलन यहाँ से याद रख लो, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था ना। अब ध्यान रखो ये चीज़। देखो
नेपाल से कितने साझा करते हैं? 7, 2 हो गए, 7 में 2 हो गए ना। अब देखो एक है यहाँ बिहार की एक बहुत मशहूर पेंटिंग है, कौन सी पेंटिंग है वो बताओ हमको? मधुबनी ना, यही तो है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग है ना। अब देखो तो एक तो हो गया पश्चिमी चंपारण, एक हो गया पूर्वी चंपारण ना। अब देखो एक है मधुबनी, अभी सीतामढ़ी को छोड़ दो तुम ना, सीतामढ़ी को छोड़ दो ना। मधुबनी, मधुबनी याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। देखो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी ना। जबकि ये लाइन से एकदम, और लाइन से ही याद करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये कह देते हैं कि एकदम इसको सीरियल से सेट करो ना, एक तरफ से सेट करो इसको ना। ऐसे राज्य दे देंगे, कहेंगे चलो इसको पूरब से पश्चिम लगाओ या पश्चिम से पूरब लगाओ, ऐसे कर देते हैं। दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लगाओ या दक्षिण से उत्तर लगाओ। तो ये क्रम याद रखे रहेगा तो आपको सहूलियत ये होगी, आप चाहे जिस लेवल का एग्ज़ाम दें, फिर चाहे बीपीएससी क्यों ना ही दें। जैसे ये तो शिक्षक से रिलेटेड बनाया जा रहा है वीडियो, आप बीपीएससी ही क्यों ना दें, उसमें भी काम करेगा ये आपका। तो जो कुछ करो सॉलिड तरीके से करो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2 तो याद हो गया ना। अब देखो सीतामढ़ी, सीतामढ़ी याद रख लो, सीता माता, सीता माता से सीतामढ़ी को याद रखो। यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग सबको याद है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? तो याद रखो बिहार की पेंटिंग है ना। तो अब 4 राज्य तो सीधे सीधे याद हो गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो क्रम है वही सीधे क्रम लेके चलो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, 4 याद हुआ, 4 याद हो गया ना। अब 3 और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। सुपौल, सुपौल थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन याद हो जाएगा आप लोग अगर याद करेंगे। सुपौल, अररिया, किशनगंज ना, सुपौल, अररिया, किशनगंज। देखो एक तो सीता माता से याद रख लो, एक किशन कन्हैया से याद रख लो, किशनगंज ना। 2 तो थोड़ा देवताओं से रिलेटेड करके याद कर लो इसको, कोई बात नहीं, याद कर सकते हैं हम ऐसा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज आप लोग मन में दोहराएं। और ये ध्यान में रखें कि हम लोग चल रहे हैं पश्चिम से पूरब की तरफ ना, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ चल रहे हैं। कौन कौन सा जिला है जो कि नेपाल से सटा हुआ है? सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, फिर आएगा पूर्वी चंपारण, फिर अगला आएगा कौन सा? सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के बाद फिर मधुबनी, मधुबनी के बाद में फिर कौन सा आएगा? सुपौल, सुपौल के बाद में कौन सा आएगा? अररिया, अररिया के बाद में कौन सा आएगा? किशनगंज ना। अब देखो यहाँ ये हो गया, याद कर लो आप लोग, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जैसे यहाँ यूपी है ना, इस साइड में यूपी है। अब देखो यूपी वाला याद करो, यहाँ हालांकि झारखंड वाला दे दिया गया है, चलो पहले हम लोग यूपी वाला ही देते हैं ना। अब देखो पश्चिमी चंपारण तो लगेगा ही लगेगा यहाँ ना, यहाँ पश्चिमी चंपारण तो यही है, ठीक है। अब पश्चिमी चंपारण के बाद कौन सा आएगा? पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज, गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान, एक सेकंड, पश्चिमी चंपारण यहाँ हुआ। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश से सटे हुए ज़िले का नाम ना। पश्चिमी चंपारण यहाँ हुआ ऊपर साइड में, सबसे ऊपर साइड में, मतलब अब चल रहे हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ। पश्चिमी चंपारण यहाँ हुआ, दूसरे नंबर पे गोपालगंज, तीसरे नंबर पे सिवान, चौथे नंबर पे सारण ना। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा भोजपुर या फिर भोजपुर ना। फिर छठवें नंबर पे कौन सा आएगा? बक्सर, भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद में यहाँ कौन सा आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एक सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा सा मुझे भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, हालांकि 5-6 तो रिकॉल है। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ उत्तर प्रदेश वाला, देखो ये देखो, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो हम लोग ऊपर से चल रहे थे ना। ये देखो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, सिवान के बाद सारण, सारण के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर। ये कैमूर वाला मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा था, कैमूर की पहाड़ियों से याद रख लो, या फिर तैमूर से याद रख लो, तैमूर लंग से याद रख लो ये चीज़ ना। तो बक्सर, बक्सर के बाद में कौन सा आएगा? कैमूर, कैमूर के बाद रोहतास ना, रोहतास, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऊपर से देखते हैं, यहाँ कौन सा है? ये कौन सा है? ये है भाई पश्चिमी चंपारण। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? गोपालगंज। तीसरे नंबर पे कौन सा है? सिवान, सिवान के बाद सारण, सारण के बाद
भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद यहाँ एकदम लास्ट में आ जाएगा रोहतास ना। अब देखो 2 राज्य हो गए, एक एक नेपाल हो गया, मतलब राज्य नहीं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल से, और एक है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 8 जिले, नेपाल से 7 जिले। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो झारखंड से देख लो, झारखंड से कितने जिले लगते हैं। झारखंड से 8 जिले, यानी कि झारखंड से जो बिहार के 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, एक देखो। अब देखो ये हम चल रहे हैं अब पूरब से पश्चिम की तरफ चलो, चाहे इधर से ही चलो, यानी कि रोहतास से चलो, रोहतास से चलोगे तो पश्चिम से पूरब की तरफ चलना पड़ेगा बिहार के परिप्रेक्ष्य में। पश्चिम से पूरब की तरफ चलो या फिर जो है पूरब से पश्चिम की तरफ चलो ना। अब देखो यहाँ से जैसे हम लोग चल रहे हैं बिहार में, बिहार में ये है बिहार, बिहार का मैप मान लो इसको। अब यहाँ से हम चल रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रहे हैं। तो झारखंड इसके नीचे है, जो कि 46% के साथ 28वां राज्य बना था ना झारखंड। तो ये है यहाँ से, यहाँ कौन सा जिला है, यहाँ है कटिहार। कटिहार के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद बांका, बांका के बाद में जमुई, जमुई के बाद में नवादा, नवादा के बाद में गया, गया के बाद में औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद में रोहतास। अब देखो रोहतास तो याद ही है पहले से आपको, जैसे जब वो पढ़े उत्तर प्रदेश तो रोहतास तो याद हो गया है ना। और इधर कटिहार। एक ट्रिक है, कोई चीज़ काट रहा है आपको, कट कर रहा है कोई चीज़, तो आप भागेंगे। जैसे मान लो आपको एक सांप ने दौड़ाया ना, तो आप भागना शुरू किए, मतलब वो जब आपको काटने की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब काटने आ रहा है तो आप भागेंगे। यानी कि जब कोई चीज़ काटेगा तो हम भागेंगे वहाँ से, यानी कि कटिहार भागलपुर। अब देखो यहाँ से बांका, बांका एक हथियार होता है, बांका, बांका करके एक हथियार होता है, ठीक है। तो आप तुरंत उठा लिए बांका ना, अब उस चीज़ को मारने के लिए ना। तो 3 तो ऐसे ट्रिक्स याद हो गया कि कोई चीज़ काट रहा है तो हम भागेंगे, जब भागेंगे तो उठाएंगे बांका। अब 3 जिला तो ऐसे याद हो गया सीधा सीधा, सिर्फ याद करने के लिए है। हालांकि अगर कोई डायरेक्ट याद कर ले रहा है तो और अच्छी बात है ना। अब देखो कटिहार, कटिहार के बाद में भागलपुर, भागलपुर के बाद में बांका, बांका के बाद में जमुई, जमुई के बाद में नवादा, नवादा के बाद में गया, गया के बाद में औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद में रोहतास ना। तो ये 8 जिले जो है झारखंड से सीमा साझा करते हैं। और ये पश्चिम बंगाल से सिर्फ 3 जिले साझा करते हैं। देखो उधर ध्यान रखो, जब हम नेपाल से पढ़ रहे थे, नेपाल से कौन कौन से जिला था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। लास्ट में किशनगंज आया था ना, लास्ट में किशनगंज आया। और इधर जब हम ये चीज़ याद कर रहे हैं झारखंड वाला, यानी कि हम चल रहे हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, झारखंड वाला जब याद कर रहे हैं, झारखंड से कौन कौन से बिहार के ज़िले कौन कौन से लगे हैं, तो एक कटिहार याद किए, तो दो तो ऐसे ही याद हो गया, एक ऊपर किशनगंज और नीचे कटिहार। अब बीच में एक और याद कर लो, पूर्णिया ना। ये 3 जिले हैं। ये देखो किशनगंज तो हमको याद ही है जब हम नेपाल वाला याद कर रहे थे। अभी नीचे कटिहार, कटिहार भी याद है हमको, कटिहार जो कि अभी पढ़े ना हम लोग, काटने लगा तो भागने लगा, फिर ये मतलब एक ट्रिक है ना। तो 2 तो पहले से याद है, अभी एक और याद कर लो, पूर्णिया ना। तो ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं हमारे, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं। किसके ज़िले? बिहार के ज़िले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उत्तर प्रदेश से बता दिए, पश्चिम बंगाल से हो गया, झारखंड से हो गया और नेपाल से हो गया। तो 4 तरफ से ऐसे ही तो है, उत्तर में नेपाल से, दक्षिण में किससे? झारखंड से, और पश्चिम में किससे? उत्तर प्रदेश से, और पूर्व में किससे? पश्चिम बंगाल से ना। ये चौहद्दी जरूर याद कर लो, ये आपको कई जगह पे फ़ायदा करेगा, कई जगह पे फ़ायदा करेगा। अभी जब हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ेंगे तो बिहार के भूगोल में ये चीज़ काफ़ी फ़ायदा करेगी आपको, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये देख लो, राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह सबको पता है, बोधि वृक्ष ना। राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है ना। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। याद रखो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये देख लो, राजकीय चिन्ह पूछेगा तो आपको बोधि वृक्ष लगाना है। अच्छा, ये आप लोग बता सकते हो बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? किसने इसको कट करा दिया था? किसने इसको कट कराया था बोधि वृक्ष को ना? बोधि वृक्ष यानी कि इसी वृक्ष के नीचे
जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यही है बोधि वृक्ष। तो राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये चिन्ह है, ये वृक्ष है, यानी कि राजकीय पेड़ कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल ना, जो कि उस पर छपा रहता है भारत रत्न पे ना। राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। राजकीय पशु बैल। 2000 देखो रीछ भी था लेकिन 2013 से पूर्व ना, अब है बैल, ठीक है। राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया, जो कि बड़ी ब्यूटीफुल है। इसके पहले जो है फाख्ता को माना जाता था। फाख्ता एक कबूतर जैसे होता ना, ये कबूतर वैसे ही सेम होता है, एक फाख्ता होता है। और राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर मछली यहाँ की, जबकि इस पर बैन भी है ना, इसमें कैडमियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको मतलब खाने से रोक लगाया है सरकार। हालांकि राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर है, ठीक है। तो आगे बढ़ें हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार का राजकीय गीत है, बिहार का राजकीय गीत, हालांकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा यार, एक मिनट। देखो बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? राजकीय गीत ना, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदना बिहार। और इसके गीतकार कौन है? मतलब इसको गाया किसने है? सत्यनारायण ने गाया है। और संगीतकार कौन से हैं? मतलब जो इस संगीत को बनाए हैं, मान लो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता इसको कब मिली? 2012 में ना। तो ये सब तो नहीं पूछने वाला है, हालांकि ये जरूर पूछ सकता है कि बिहार राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदना बिहार, इसको मान्यता कब मिली है? तो 2012 में, याद रखो। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? मेरी रफ्तार का सूरज किरण नाच करे ना। ये सब हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ऐसे सिर्फ आप समझ लो बस, ये सब कोई पूछने वाली चीज़ नहीं है। जो पूछने वाली चीज़ थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की चौहद्दी ना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, 1-2 प्रश्न तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो बिहार की चौहद्दी एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। चलो यहीं पे समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाली स्थान है, यहाँ पे देखते हैं। बिहार की चौहद्दी के बारे में एक बार फिर से रिकॉल करेंगे हम लोग। सर्वप्रथम पहले बताओ बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस 22 मार्च को। रिकॉल करो चीज़ें 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, ठीक है। अगला देखो, अगला कौन सा है? बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? फटाफट बताओ। 243, ठीक है। अगला बताओ, बिहार में विधान परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था है ना, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 75, ठीक है। अगला बताओ, बिहार में मंडल कितने हैं? मंडल या प्रमंडल इसको बोलते हैं, या मंडल को प्रमंडल को बात एक ही है। तो कितने मंडल हैं? 9 मंडल हैं ना। अब बताओ बिहार में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितने हैं बिहार में? कितने हैं? अभी पढ़े हो आप लोग, 19 है ना। अगला बताओ, बिहार का 38वां जिला कौन सा है? बिहार का 38वां जिला कौन सा है? अरवल। किससे कट के बना? अरवल किससे कट के बना? अरवल कट के बना है आपका जहानाबाद से, कट के बना है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग। अब देखो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? बिहार की लोकसभा में सीटें 40 ना। विधान परिषद राज्यसभा में सीटें 16 ना। अब इसी 16 से एक चीज़ और रख लो याद, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में ना। इसी 16 से रिलेट करके इसको पढ़ लो, ठीक है। अगला देखो, अब आते हैं सीधा बिहार की चौहद्दी पे, ठीक है। बिहार की चौहद्दी ये हमने बना लिया, बिहार चतुष्कोणीय आकृति या फिर आयताकार आकृति है बिहार की अपनी। अब देखो यहाँ से, यहाँ कौन सा राज्य है इस साइड में, यानी कि पश्चिमी साइड में? यूपी है। अब यूपी में बताओ कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले इससे साझा कर रहे हैं सीमा? देखो आंख बंद करो और सोचो, धीरे धीरे आंख बंद करके सोचो और
रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण एकदम ऊपर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर कह लो या फिर भोजपुर कह लो, बक्सर, कैमूर, रोहतास। कितना जिला हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिले। यानी कि इधर उत्तर प्रदेश से कितने जिले लग रहे हैं? 8। बराबर बात। आप देखो यहाँ कौन सा है, यानी कि उत्तर साइड में नेपाल, यहाँ पे है नेपाल पड़ता है। नेपाल से कितने जिले लगेंगे? एक तो यही हो गया पश्चिमी चंपारण। अब एक यहीं पे इसी से मिलता जुलता, इसी का भाई कौन सा है? पूर्वी चंपारण ना। इसके बगल कौन सा है? सीतामढ़ी, सीता माता याद रख लो, सीता माता, सीतामढ़ी हो गया। फिर आगे देखो सीतामढ़ी हो गया। सीतामढ़ी के बाद में यहाँ पे कौन सा आएगा? अरे मधुबनी पेंटिंग ना, मधुबनी हो गया। अब यहाँ पे कौन सा आएगा? एक थोड़ा सा टफ नाम है, सुपौल, सुपौल हो गया। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा? अररिया। अरे यार क्या आ जा रहा है? अररिया। अररिया के बाद में यहाँ कौन सा आएगा? किशनगंज। ठीक है, ये हो गया 8 इधर के यूपी के और 7 नेपाल के लगे हुए जिले बता दिए। अब इधर देखो, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, एक बीच वाला याद रख लो बस, ये पूर्णिया। या इधर कौन सा है, कौन सा राज्य पड़ता है इधर? इधर है पश्चिम बंगाल ना, पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ बीच में सिर्फ एक पूर्णिया याद रख लो बस। यहाँ तो किशनगंज हो गया, यहाँ पूर्णिया हो गया। अब यहाँ एक और जिला बच रहा है, कौन सा जिला बच रहा है बताओ? कौन सा जिला बच रहा है यहाँ पे, जो कि मतलब पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और अपना झारखंड से भी सीमा साझा करता है? अरे वही कटिहार, कटिहार ना। तो कटिहार हो गया। काटने लगा सांप तो आप भागेंगे। फिर यहाँ पे भागलपुर हो जाएगा। भागलपुर के बाद कौन सा आएगा? अब बांका उठा लेंगे आप तुरंत, बांका उठा लेंगे। फिर जमुई आ जाएगा, जमुई के बाद में नवादा आ जाएगा, नवादा के बाद में आ जाएगा यहाँ गया, यहाँ गया आ जाएगा। गया के बाद में कौन सा आएगा? औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद में आ जाएगा आपका रोहतास। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो 8 इससे लगते हैं झारखंड से, 8 ही उत्तर प्रदेश से लगते हैं। इन 2 राज्यों से 8 लगते हैं। और नेपाल से 7 जिला लगता है और 3 जिला आपके किससे लगता है? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रमंडल से, यानी कि मंडल। जो 9 मंडल हमने बताया है, इसमें जैसे ये बिहार है ना, देखो अभी हमने बताया ना, काट दो यार इसको, एक साथ में साफ़ करने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके ये कटेगा धीरे धीरे। जैसे ये देखो बिहार है, मान लो ये बिहार है, तो यहाँ बीच से एक नदी जाती है, आप लोगों को पता होगा कौन सी नदी है ये। हालांकि ये वहाँ ना जाके ऐसे निकलती है, ऐसे करके, ऐसे इधर साइड से, इधर कोने से कहीं निकल जाती है। एक जिला है, तो यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाता है बिहार ना। ये है उत्तरी बिहार, ये है दक्षिणी बिहार ना। तो उत्तरी बिहार में जो आपके मंडल है 5 मंडल हैं और दक्षिणी बिहार में आपके 4 मंडल हैं। चलो आगे की क्लास में हम इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो इतना ही आज, आप लोग फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू।